Okay, dear students, so we move ahead to the next thing that is called transistor as amplifier. देखो ये जो ट्रांजिस्टर होता है स्टूडेंट्स, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है ट्रांजिस्टर का, दैट इज इन मेकिंग एम्पलीफायर बनाने में। ठीक है, अब ये एम्पलीफायर चीज क्या होती है स्टूडेंट्स, विल सी दैट। व्हाट इज एम्पलीफिकेशन? देखो स्टूडेंट्स, ये एक एसी सोर्स है। एसी सोर्स के बारे में हमने पढ़ा है डिफरेंट चैप्टर्स में। ये एक एसी सोर्स है, ये उसका ग्राफ है। ठीक है, अब देखो इसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा, आपको दिख रहा होगा कि इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक, अब सपोज करो मुझे ऐसा एसी सोर्स बनाना है जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, या फिर ऐसा एसी सोर्स बनाना है जिसका एम्पलीट्यूड और भी ज्यादा है। तो ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन मतलब हमारे पास एसी सोर्स है लेस एम्पलीट्यूड का, और हम एक दूसरा एसी सोर्स बनाते हैं हाई एम्पलीट्यूड का, हाई एम्पलीट्यूड का। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। ये जो प्रोसेस है वो एम्पलीफिकेशन कहलाता है। और जिस डिवाइस का यूज किया जाता है, जिस डिवाइस का यूज किया जाता है ये काम करने के लिए, उस डिवाइस को बोलते हैं एम्पलीफायर। उस डिवाइस को बोलते हैं एम्पलीफायर। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ये एम्पलीफायर बनाते कैसे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि एम्पलीफायर कैसे बनाते हैं हम। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर है हमेशा की तरह, उसका सिंबल है, बस एक चीज डिफरेंट हमें बनाएंगे। आपका ध्यान जा रहा है क्या उस पर? आप देखो ये जो बैटरी है उसको मैं वीसी लिख रहा हूं, वीसी। ठीक है, वीसीसी भी लिख सकते हो आप, ऐसा नहीं है, वीसीसी भी लिख सकते हो, बट वीसी भी लिख सकते हो। जब एम्पलीफायर बना रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो इसको वीसी या वीसीसी ही लिखना चाहिए। ठीक है, ये चीज एक छोटी सी है जो आप ध्यान रखें कि इसको हम वीसी लिखेंगे, ओके, या वीसीसी भी लिख सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट हम ध्यान से देखेंगे ताकि आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखो स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल सपोज करो हम बढ़ाते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल हम बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो उपाय है कि इस बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा दें। इस बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा देंगे तो यहां का पोटेंशियल जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा स्टूडेंट्स? इस पॉइंट का पोटेंशियल हम ज्यादा कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो स्टूडेंट्स, ये जो डिप्लीशन रीजन है आप उस पर ध्यान दें, ये फॉरवर्ड बायस होता है। ठीक है, अगर आप इस पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो ये ज्यादा फॉरवर्ड बायस होगा। और इस बैटरी के कारण ही तो ये फॉरवर्ड बायस है ना। तो ये बैटरी जितने ज्यादा पोटेंशियल की होगी, यहां का पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, ये उतना ज्यादा फॉरवर्ड बायस्ड होगा, उतना ज्यादा फॉरवर्ड बायस्ड होगा। अब देखो, इसके ज्यादा फॉरवर्ड बायस होने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? देखो हमने देखा कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स वो इधर की तरफ जाते हैं, ज्यादा फॉरवर्ड बायस्ड है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अब बेस को क्रॉस कर पाएंगे और कलेक्टर तक पहुंचेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट हो रहे हैं तो ज्यादा कलेक्टर तक पहुंचेंगे। ठीक है, ज्यादा यहां से स्टार्ट हो रहे हैं तो ज्यादा कलेक्टर तक पहुंचेंगे, और जो बेस में कंबाइन कर रहे हैं वो भी थोड़े ज्यादा होंगे, वो भी थोड़े ज्यादा होंगे। तो देखो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चले, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बेस में कंबाइन होंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ही कलेक्टर में पहुंचेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हर जगह पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ गया है स्टूडेंट्स। ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से चल रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां कंबाइन हो रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच रहे हैं। ठीक, तो देखो उससे क्या होगा, यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले तो मतलब ये करंट बढ़ जाएगा, ये करंट बढ़ जाएगा। यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचे मतलब ये करंट बढ़ जाएगा। यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुए मतलब ये करंट बढ़ जाएगा। तो इसमें सारे के सारे करंट जो है वो बढ़ जाएंगे। देखो मैं लिख रहा हूं तो आपको और समझ में आएगा कि अगर VB मैंने बढ़ा दिया तो फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ जाएगी, जिसके कारण इमीटर करंट बढ़ जाएगा, कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा और बेस करंट बढ़ जाएगा। तो ये पोटेंशियल हमने बढ़ाया तो ये करंट बढ़ जाएगा, ये करंट बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तीनों के बढ़ जाएंगे। बहुत सिंपल सी कहानी है, तीनों के तीनों करंट बढ़ जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक, वैसे आप यहां पर भी सोच सकते थे कि इस पोटेंशियल को अगर मैंने बढ़ाया है तो ये बेस करंट इंक्रीज हो रहा है, हमारा कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रहा है। स्टूडेंट ध्यान से देखें, कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इमीटर करंट भी इंक्रीज हो रहा है। अब स्टूडेंट अगर मैं आपको बोलूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल हम कम कर रहे हैं, या फिर यहां पर भी इस पॉइंट का पोटेंशियल हम कम कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो आप समझ रहे होंगे, उल्टा होगा सब कुछ। यहां की जो फॉरवर्ड बायसिंग है वो कम हो जाएगी और तीनों के तीनों जो करंट्स है स्टूडेंट्स वो भी कम हो जाएंगे, तीनों के तीनों कम हो जाएंगे स्टूडेंट्स। कलेक्टर करंट कम हो जाएगा, बेस करंट कम हो जाएगा, इमीटर करंट कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखें, अब हम यहां पे ये जो ट्रांजिस्टर वाला सर्किट है उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा कि ये जो इमीटर वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स उसको मैं ग्राउंड कर देता हूं, इमीटर वाले पॉइंट को मैं ग्राउंड कर देता हूं। ठीक है, ग्राउंड करने का क्या मतलब है इसको स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही है। किसी पॉइंट को ग्राउंड करते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बात की थी कि वहां का पोटेंशियल हम क्या लिख सकते हैं, जीरो। तो यहां का पोटेंशियल मिलेंगे स्टूडेंट्स जीरो, जीरो। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट्स यहां पे क्या करेंगे, ये जो कलेक्टर वाला पॉइंट है उसके ऊपर हम इस तरह से एक रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो कलेक्टर के ऊपर यहां पर एक रेजिस्टर कनेक्ट होगा।
ये जो रेजिस्टर है इसको हम बोलेंगे आरएल, लोड रेजिस्टर, आरएल लोड रेजिस्टर, ठीक है, लोड रेजिस्टर इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं कि ये जो पॉइंट है इसके पोटेंशियल को हम एक नाम दे देते हैं वी आउट, वी आउट, ठीक है। तो यहां पर जो पोटेंशियल है उसको हमने नाम दे दिया वी आउट, ठीक है। वो इसलिए दे दिया ताकि इसके बारे में बात करना थोड़ा आसान होगा कि यहां पर जो पोटेंशियल है स्टूडेंट्स वो कितना है वी आउट, ठीक है। अब देखो काम ये है कि इस वी आउट की हमें वैल्यू निकालनी है कि यहां पर जो पोटेंशियल है वो कितना है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर होता है ना उसकी नॉलेज यहां पे यूज होगी। देखो यहां इस नोड का जो पोटेंशियल है दैट इज 0, तो इस नोड का पोटेंशियल भी क्या होगा 0 होगा। हम ऊपर जा रहे हैं इस बैटरी को हम क्रॉस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो नोड आया हमारा उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा वीसी हो जाएगा, वीसी, ठीक है। इस नोड का पोटेंशियल विल बी वीसी, ठीक। अब देखो स्टूडेंट्स ये जो रेजिस्टर है इससे करंट फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है आईसी मानो करंट फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टर से। तो इस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताएं मुझे, इस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बहुत आसान है। रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तो आई इंटू आर होता है, तो होगा आईसी इंटू आरएल, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रेजिस्टर के क्रॉस, ठीक है। तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, देखो यहां पर पोटेंशियल है वीसी, रेजिस्टर के क्रॉस इतना है, तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, देखो यहां पोटेंशियल होगा स्टूडेंट्स वीसी माइनस आईसीआर। यहां का जो पोटेंशियल था वीसी उससे मैंने रेजिस्टर का पोटेंशियल क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। सबट्रैक्ट ही क्यों किया, और देखो करंट की डायरेक्शन नोट करो स्टूडेंट्स, करंट की डायरेक्शन, तो ये हाई पोटेंशियल दिखेगा आपको और ये लो पोटेंशियल, क्यों, करंट जो है रेजिस्टर में हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, हाई से लो, तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, लो इसलिए माइनस, ठीक। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स उसका पोटेंशियल है वीसी माइनस आईसीआर, ओके। नाउ यू सी द इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टूडेंट्स, हमने ये देखा था कि ये पोटेंशियल अगर हम बढ़ाते हैं तो सारी करंट बढ़ रहे थे, ये वाला पार्ट है, ये पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो सारे करंट बढ़ रहे थे, आप तो आईसी पे कंसंट्रेट करो, आईसी, ठीक है। ये पोटेंशियल बढ़ाने पे आईसी क्या हुआ स्टूडेंट्स, बढ़ा, आईसी बढ़ा, ठीक। अब वी नॉट पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो आईसी बढ़ेगा तो वी नॉट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आईसी बढ़ेगा, ठीक है, तो वी नॉट पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो क्योंकि यहां पे माइनस साइन है स्टूडेंट्स, तो आईसी बढ़ेगा तो वी नॉट जो है वो कम होगा, तो ये हम बढ़ाएंगे, ध्यान दो आप, ये बढ़ाएंगे तो आईसी बढ़ेगा, सारे करंट बढ़ते हैं, और आईसी बढ़ेगा तो वी नॉट जो है स्टूडेंट्स वो कम होगा, वी आउट जो है वो कम होगा, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसी तरह से स्टूडेंट जब ये जो है वो हम कम करेंगे यहां वाली सिचुएशन, तो ये आईसी कम होगा, और ध्यान दें यहां पे आईसी कम होगा, तो ये जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो यहां पे दो चीजें नोट करने वाली है, एक तो ये पहला कि यहां का वोल्टेज जब ऊपर नीचे होगा, यहां का वोल्टेज जब ऊपर नीचे होगा, फ्लक्चुएट होगा, तो इस पॉइंट का वोल्टेज भी ऊपर नीचे होगा, फ्लक्चुएट होगा, ठीक। लेकिन जब इसका ऊपर होगा तो इसका नीचे होगा, तो इसका ऊपर होगा, ठीक। जैसे आप देखिए मान लो यहां का पोटेंशियल को मैं वी बोल देता हूं, वी इनपुट, ठीक है, जो कि एक्चुअली इसके बराबर ही है, बट कभी कभी वी भी बोल देते हैं। तो अगर वी जो है स्टूडेंट्स वो ऐसा है, ठीक है, वी अगर ऐसा है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है ऊपर नीचे, तो ये जो यहां का वोल्टेज है वी आउट वो कैसा होगा, वो भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे, ठीक, ये फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये भी फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक। लेकिन आप देख सकते हो जब ये ऊपर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है, फिर ये नीचे गया तो ये ऊपर गया, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां का वी इनपुट अगर फ्लक्चुएट करेगा तो यहां का वोल्टेज वी आउटपुट भी फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, तो स्टूडेंट्स यहां पर हम ऐसा बोलते हैं कि वी आउट एंड वी इनपुट आर आउट ऑफ फेज, वो दोनों आउट ऑफ फेज है, या फिर हम ऐसा बोलते हैं वी आउट एंड वी इनपुट हैव फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। तो ये दोनों में से कोई भी बात बोलने का मतलब यही होता है कि एक अगर ऊपर है तो दूसरा नीचे जा रहा है, ठीक है, दोनों में उल्टा रिलेशन है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वी आउट एंड वी इनपुट आर आउट ऑफ फेज, या फिर वी आउट एंड वी इनपुट हैव फेज डिफरेंस ऑफ 180। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स कि क्या हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको बहुत मजा आ रहा होगा समझ के। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आपको वीडियो दोबारा सुनना चाहिए, ठीक है। बेसिक पॉइंट ये था कि जब हमने ये पोटेंशियल बढ़ाया, ठीक है, तो सारे करंट्स बढ़ते हैं, तो हमने देखा ये भी बढ़ेगा आईसी भी, और इस इक्वेशन साफ दिख रहा है कि आईसी बढ़ेगा तो वी आउट क्या होगा, कम, तो ये बढ़ा तो ये कम हुआ, और वैसे उल्टा भी, ठीक है। अब देखें एक काम और हम इस सर्किट में करने वाले हैं।
देखो हमने बोला कि ये वोल्टेज बढ़ेगा या कम होगा तो क्या क्या होगा। देखिए ये बढ़ेगा और कम होगा कैसे बढ़ाएंगे और कैसे कम करेंगे इसको। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट एक बहुत अच्छा तरीका है जो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, उसके लिए मुझे ये स्पेस खाली चाहिए, इसलिए वो ये जो बेस करंट था वो मैं यहां बना देता हूं, शिफ्ट करके बेस करंट मैंने यहां बना दिया। ठीक है, तो ये जो बैटरी के ऊपर वाली जगह है ना स्टूडेंट्स, बैटरी के ऊपर वाली जगह, यहां पे मैं क्या करूंगा, एक एसी सोर्स कनेक्ट कर दूंगा, एक एसी सोर्स कनेक्ट कर दूंगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ क्या होगा, दिस इज मास्टर स्ट्रोक। ये जब एसी सोर्स आप कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, एसी सोर्स का क्या होता है, उसका वोल्टेज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। तो हो गया ना काम, हमें तो क्या करना था, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें फ्लक्चुएट कराना था, ऊपर नीचे कराना था। तो अब अगर हमने ये एसी सोर्स यहां पे कनेक्ट कर दिया है तो इस पॉइंट का वोल्टेज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और जब इस पॉइंट का वोल्टेज ऊपर नीचे होगा ऐसे, तो इस पॉइंट का जो वोल्टेज है वो भी ऊपर नीचे होगा ऐसे। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म में ऐसे सोच सकते हैं कि इनपुट पे हमारे पास एक एसी सोर्स है, इनपुट पे हमारे पास एक एसी सोर्स है और आउटपुट पे भी हमें एक एसी वोल्टेज मिल रहा है, आउटपुट पे भी एक एसी वोल्टेज मिल रहा है, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज मिल रहा है। तो ये तो एसी वोल्टेज ही हो गया ना, आउटपुट पे भी हमें एसी मिल रहा है, इनपुट पे हमारे पास एसी है और आउटपुट पे भी हमारे पास एसी है। और अगर इसका एम्पलीट्यूड जो है स्टूडेंट्स, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इस एम्पलीट्यूड से ज्यादा हुआ, अगर इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हुआ तो हो गया एम्पलीफिकेशन, है ना। यही तो मैंने आपको बताया था एम्पलीफिकेशन मतलब कि हमारे पास एक एसी सोर्स होता है, एसी वोल्टेज होता है, हम उसे दूसरा एसी वोल्टेज बनाते हैं जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है स्टूडेंट्स तो ये एम्पलीफिकेशन हो गया, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो ये एम्पलीफिकेशन हो गया, और इसका एम्पलीट्यूड तो ज्यादा होता ही है। मतलब ये जो रेजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर, ये बैटरीज, ये सब हम ऐसी वैल्यूज की चूज करते हैं, जो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे भी, वो हम ऐसी वैल्यूज की चूज करते हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड हो ना वो ज्यादा हो ज्यादा हो ज्यादा हो। ठीक है, तो यहां एम्पलीफिकेशन हो जाता है। ठीक है, एम्पलीफिकेशन, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा होगा, मोर एम्पलीट्यूड, और ये हुआ एम्पलीफिकेशन। हो सकता है कि हमें ये चीज चल रही हो कि नहीं इन दोनों का फेज अलग है, ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होता है जब हम एम्पलीफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, अगर इनका फेज डिफरेंट है, 180 डिग्री से फेज डिफरेंट है, तो वो कोई खास बात नहीं है। मेन चीज हमें ये देखनी है कि इसका एम्पलीट्यूड कम है और इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो हमारा एम्पलीफिकेशन हो गया। स्टूडेंट्स यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन, तो नाम से ही क्लियर होगा कि इस टर्म का मतलब क्या है। जैसे सपोज करो यहां पर जो इनपुट वोल्टेज है उसका वेरिएशन या उसका एम्पलीट्यूड 2 है फॉर एग्जांपल, लेकिन जो आउटपुट में वोल्टेज है उसका एम्पलीट्यूड या वेरिएशन 10 है 10। ठीक है, इनपुट का वेरिएशन 2 है, उसका एम्पलीट्यूड 2 है, आउटपुट का 10। तो यहां पे गेन कितना लग रहा है आपको, कितना एम्पलीफाई हुआ, 5 टाइम्स हुआ, 5 टाइम्स। तो यहां पे वोल्टेज गेन हम बोलेंगे 5, वोल्टेज गेन हम बोलेंगे 5। तो आप समझ सकते हैं कि वोल्टेज गेन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, डेल्टा वी आउट डिवाइड बाय डेल्टा वी। अब ये जो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला है ना स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम दूसरे रूप में लिखेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पे हम कुछ कैलकुलेशन देखने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम से पूछी जा सकती है, और फाइनली एक फॉर्मूला आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने इनपुट रेजिस्टेंस की बात की थी, इनपुट रेजिस्टेंस की बात की थी, याद आ रहा है कुछ आपको, इनपुट रेजिस्टेंस की बात की थी। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, इनपुट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है उसको आर से डिनोट करते हैं जनरली, और वो होता है डेल्टा वीबी डिवाइड बाय डेल्टा आईबी, ऐसे हमने लिखा था। बेसिक फंडा ये था कि यहां का जो पोटेंशियल का चेंज था, यहां का पोटेंशियल का चेंज डिवाइड बाय यहां का करंट का चेंज, यहां के पोटेंशियल का चेंज डिवाइड बाय यहां का करंट का चेंज। ठीक है, यहां के पोटेंशियल का चेंज डिवाइड बाय यहां के करंट का चेंज। ठीक है, अब देखो जो करंट सिनेरियो है स्टूडेंट्स, उसमें अगर हम यही चीज अप्लाई करें तो हम लिख सकेंगे कि इनपुट रेजिस्टेंस, यहां का पोटेंशियल का चेंज, यहां का पोटेंशियल का चेंज मतलब क्या, डेल्टा वी आई, यहां के करंट का चेंज मतलब डेल्टा आईबी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहां से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वी आई इक्वल्स टू डेल्टा आईबी इंटू आर। ठीक है, तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट वी हैव गॉट, डेल्टा वी आई। देखो डेल्टा वी आई, उसकी वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक, देखो स्टूडेंट्स यहां पे जो मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूं, हो सकता है आपके बुक से थोड़ा सा अलग हो, क्योंकि अलग अलग बुक में डेरिवेशन थोड़ा सा अलग होता है, तो आपकी बुक से थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो आप घबराए नहीं। जो मैं डेरिवेशन बता रहा हूं परफेक्ट है, ये कहीं भी आप लिखोगे तो कहीं पर भी मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ठीक है, और बहुत सारी अच्छी बुक में तो यही दिया होता है, कुछ बुक्स में थोड़ा सा अलग दिया होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलो ये तो हो गई डेल्टा वी आई की बात, उसको हम थोड़ी देर में यहां पर करेंगे। तो आपको लग रहा होगा डेल्टा वी आउट की बात भी करनी चाहिए हमें, ठीक करेंगे बिल्कुल। तो देखो वी आउट ये रहा, ये वी आउट है हमारे पास, दैट इज वीसी माइनस आईसीआरएल। ठीक है, तो इस वजह से डेल्टा दोनों साइड अगर हम लगा दें तो विल गेट दिस थिंग, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स डेल्टा वीसी माइनस डेल्टा आईसीआरएल। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, डेल्टा वीसी कितना है, डेल्टा वीसी ध्यान दें, इस बैटरी का चेंज कितना है। अरे पूरे डिस्कशन में इस बैटरी को टच भी किया क्या हमने, नहीं किया ना, तो डेल्टा वीसी इज 0।
ठीक, तो ये हमारे पास आ गया ऐसे। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा वीसी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आईसी आरएल। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये वी आई, डेल्टा वी आई और डेल्टा वी आउट, उसकी वैल्यू अगर हम यहां पुट कर दें तो देखो क्या आएगा, माइनस डेल्टा आईसी आरएल डिवाइड बाई दिस थिंग दैट इज डेल्टा आईबीआर। ठीक है, अब स्टूडेंट थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, आप थोड़ा सा रिकॉल करें, ये जो क्वांटिटी है हमारे पास, ये दो करंट्स का जो डिवीजन है, दो करंट्स का ये जो डिवीजन है, डेल्टा आईसी डिवाइड बाई डेल्टा आईबी, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? बीटा, बीटा बताया था ना, इसको बीटा बोलते हैं, बीटा बीटा बीटा। ठीक है, तो जगह बीटा आरएल बाई आर। ठीक है, तो ये देखो फॉर्मूला आ गया वोल्टेज गेन का, वोल्टेज गेन इक्वल टू दिस। इसको ऐसे भी लिखते हैं, वोल्टेज गेन को एवी से भी डिनोट करते हैं। तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, बीटा क्या होता है आपको मैंने बताया, जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी जो ट्रांजिस्टर होता है ना, उसके ऊपर उसके बीटा की वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, कोई भी ट्रांजिस्टर जो होता है उस पर उसकी बीटा की वैल्यू लिखी होती है। आरएल हमने लगाया, हमें पता ही होगा, आर भी हम पता कर सकते हैं, उसके तरीके होते हैं। ठीक है, तो ये हमें गेन मिल जाता है। यहां पे दो चीजें की हम बात कर सकते हैं, एक तो ये निगेटिव साइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये निगेटिव साइन का क्या मतलब है? यहां पे निगेटिव साइन का मतलब ये है कि देखो यहां पे जो वोल्टेज गेन है, जैसे यहां पे था, तो यहां पे वोल्टेज गेन 5 नहीं आता, -5 आएगा, -5 देखो निगेटिव साइन है ना, तो वोल्टेज गेन इज -5। तो ये माइनस का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, माइनस ये बता रहा है हमें कि जो वी आउट है और वी इन है, उनमें जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री है। जो इनपुट वोल्टेज है और जो आउटपुट वोल्टेज है, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है 180 है, ये हमने देखा ही है। तो ये माइनस साइन वही बताने की कोशिश कर रहा है, उसी बात को एम्फसाइज कर रहा है। वोल्टेज गेन नेगेटिव आया मतलब फेज डिफरेंस 180 डिग्री है। ठीक है, और जनरली इन तीनों चीजों की वैल्यू ऐसी होती है स्टूडेंट्स कि जो वोल्टेज गेन है वो बहुत ज्यादा आता है, 10, 20, 30, 40, 100 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक छोटा सा काम हम और कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मान लो क्या है कि हमें वोल्टेज गेन जो है वो चेंज करना है, वोल्टेज गेन चेंज करना है, तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? इन तीनों में से किसी की वैल्यू चेंज करोगे, इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी आपको। लेकिन ये तीनों ऐसी क्वांटिटीज है कि इनकी वैल्यू आसानी से चेंज नहीं की जा सकती। होता है इसका रीजन जो अभी हम नहीं देखने में इंटरेस्ट है, इन तीनों की वैल्यू चेंज करना उतना आसान नहीं होता है, तो फिर ये आप चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे इस तरीके से यहां पे एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं जिसको आरबी बोल रहे हैं। यहां पे हमने एक, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, यहां पे हमने एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, यहां पे एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया है जिसको हम आरबी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये कनेक्ट करने से क्या होता है, ये आरबी रेजिस्टर कनेक्ट करने से क्या होता है कि ये जो गेन का फॉर्मूला है ये मॉडिफाई होके ऐसे हो जाता है, आर प्लस आर इन हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, आर तो इनपुट रेजिस्टेंस है ट्रांजिस्टर का, प्लस आर इन बोल रहा हूं, सॉरी आरबी हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है, मतलब ये जो रेजिस्टर हमने यहां पे लगाया वो गेन में यहां आ जाता है। अब अगर आपको गेन चेंज करना है तो आप क्या करोगे, ये जो रेजिस्टर है उसकी वैल्यू चेंज करना आसान होता है, तो उसकी वैल्यू हम चेंज कर करके गेन को चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यू मस्ट रिमेंबर दीज टू फॉर्मुलाज। ठीक है, कि अगर ये रेजिस्टर हमने कनेक्ट नहीं किया है तो ये गेन लिख सकते हैं, और अगर हमने ये किया है तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज और तो स्टूडेंट्स अपन यहां पे लिख ही सकते हैं कि ये जो एवी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, तभी तो एम्प्लीफिकेशन हुआ ना। ओके, यहां पर एक और टर्म कई बार स्टूडेंट्स डिफाइन किया जाता है, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पावर गेन। पावर गेन, तो पावर गेन को कैसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज डिफाइंड एज वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। ठीक है, तो पावर क्या होता है, पावर इज वोल्टेज इनटू करंट, पावर इज वोल्टेज इनटू करंट, वी इनटू आई, वी इनटू आई। पावर गेन इज वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। देखो वोल्टेज गेन जो है स्टूडेंट्स, वोल्टेज गेन वही तो हमने यहां पे लिखा है, वोल्टेज गेन को क्या लिख रहे हैं हम, एवी। और करंट गेन क्या होता है, ये करंट गेन, ये करंट गेन, ये करंट गेन है, हमने पहले भी देखा है, दिस इज करंट गेन, दैट इज बीटा, बीटा। ठीक, तो पावर गेन जो है दैट इज ऑल्सो रिटन एज एपी, पावर गेन इज वोल्टेज गेन इनटू बीटा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, कभी कभी यूज आ सकता है। एक और बात मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स अच्छी सी, कि ये जो एम्पलीफायर के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो भी कई तरीके के होते हैं। जैसे एक होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर, नाम पे आप ध्यान दें, कॉमन इमीटर। दूसरा होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर, नाम पे ध्यान दें, यहां कॉमन इमीटर था, यहां कॉमन बेस है। फिर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर, यहां कलेक्टर है। ठीक, तो एम्पलीफायर जो हम पढ़ रहे हैं वो भी तीन तरीके होते हैं, यहां इमीटर लिखा हुआ है, यहां बेस लिखा हुआ है, यहां कलेक्टर। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके दिमाग में ऑब्वियसली स्टूडेंट चल रहा होगा कि अभी जो हम एम्पलीफायर पढ़ रहे थे वो तीनों में से कौन सी टाइप का था। ठीक है, तो अभी जो एम्पलीफायर हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स वो था कौन सा, क्या लगता है आपको, कॉमन इमीटर, दैट वाज कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में उसको सी भी लिखते हैं, सी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो एम्पलीफायर हमने देखा स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। ठीक है, या फिर सिर्फ एम्पलीफायर भी बोलेंगे तो हम यही समझेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है तीनों में, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
ओके, तो कॉमन इमीटर को शॉर्ट में हम लिखते हैं सी, कॉमन बेस को सीबी और इसको सी, ठीक है। तो इसका सर्किट कैसा होता है वो तो हमने देख लिया स्टूडेंट्स बहुत डिटेल में, इसका भी थोड़ा सा देखेंगे। हालांकि आपकी लेवल की जो बुक्स होती हैं उसमें जनरली ये नहीं पढ़ना होता है, ये आपके कोर्स में नहीं होता है, बट भूले भटके कभी कभी कुछ एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है इसके बारे में, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है लेकिन कभी कभी हो सकता है ऐसा, इसलिए मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका सर्किट तो हमें पता ही है, इन दोनों के भी सर्किट में ड्रॉ करता हूं, ठीक। तो ये तो है हमारा कॉमन इमीटर का सर्किट स्टूडेंट्स, जो अभी हमने देखा है, ध्यान दो वही है, ठीक है। यहां पे हमारा इनपुट है, देखो बेस पे हमारा इनपुट है, बेस पे इनपुट है, आउटपुट हमारा कहां है, कलेक्टर पे, आउटपुट कलेक्टर पे, ठीक है। इनपुट बेस देखो, नाम देखो, कॉमन इमीटर नाम है इसका, कॉमन इमीटर नाम है, तो बेस पे इनपुट है और कलेक्टर पे आउटपुट है, नाम है कॉमन इमीटर, लेकिन इमीटर पे कुछ नहीं है, ना इनपुट ना आउटपुट। इमीटर को तो हमने क्या किया, ग्राउंड, तो जो नाम में होता है ना वो ग्राउंडेड होता है, ना वहां पे इनपुट होता है ना वहां पे आउटपुट होता है, जो नाम में होता है वो ग्राउंडेड होता है, वहां पे ना इनपुट होता है ना आउटपुट होता है, ठीक है। तो वो ग्राउंडेड है, इनपुट बेस की तरफ है और आउटपुट जो है वो कलेक्टर की तरफ है, ठीक है। तो कॉमन बेस कंफिगरेशन पे आप थोड़ा ध्यान दें, तो आप ध्यान दें थोड़ा सा, यहां पे कैसा सर्किट है याद रखें आप, कभी बनाना पड़े तो। कॉमन बेस, तो बेस को हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड, जो कॉमन है वो ग्राउंडेड होता है एक्चुअली, वो बेस ग्राउंडेड है। इनपुट यहां पे कहां है, इमीटर पे और आउटपुट कहां है, कलेक्टर पे, ठीक है। वैसे कॉमन कलेक्टर, तो इसमें क्या होगा, कलेक्टर ग्राउंडेड होगा, ध्यान दें कलेक्टर ग्राउंडेड है। यहां पे इनपुट कैसा है स्टूडेंट्स, बेस पे, जैसे यहां पे था वैसे इनपुट जो है वो बेस पे और आउटपुट जो है वो इमीटर पे ले लें, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉमन कलेक्टर का एक और नाम होता है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज इमीटर फॉलोअर, ठीक है। ये थोड़ा अलग टाइप का नाम है एक्चुअली, ये जो एम्पलीफायर है ये होता भी बहुत अलग है, इसकी कुछ अपनी अलग अलग और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बारे में हम बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। देखो इन तीनों में एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, यहां पर हमने देखा है कि इनपुट आउटपुट में फेज डिफरेंस 100 डिग्री होता है, राइट। आउटपुट और इनपुट में फेज डिफरेंस जो है वो 100 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि ये जब बढ़ता है तो ये क्या होता है, कम होता है, और जब ये कम होता है तो ये बढ़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो एम्पलीफायर है स्टूडेंट्स, इसमें आउटपुट और इनपुट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री का होता है, यानी कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। जब ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, और वैसे ये जब ये कम होता है तो ये भी कम होता है। वैसे ये जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या लगता है आपको, इसमें भी फेज डिफरेंस जो है वो 0 डिग्री होता है, अगर इनपुट बढ़ा तो आउटपुट भी बढ़ता है और दोनों घटते भी साथ साथ है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस आई विल से, कि इसमें फेज डिफरेंस जो है वो 100 डिग्री होता है कॉमन इमीटर में, लेकिन इन दोनों में फेज डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, 0 0 0, ठीक। देखो इसके गेन का तो फॉर्मूला हमने देखा है स्टूडेंट, दैट इज माइनस बीटा RL अपॉन R प्लस RN, ठीक है। ये हमने इसे गेन का फॉर्मूला देखा है। तो इसका जो गेन होता है स्टूडेंट, उसमें माइनस तो आएगा नहीं आना चाहिए ना माइनस, गेन जो है वो पॉजिटिव होगा। वैसे इसका गेन भी पॉजिटिव होगा, क्यों है तो समझ लेना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि गेन नेगेटिव क्यों था। नेगेटिव गेन का मतलब था कि फेज डिफरेंस 100 डिग्री है, नेगेटिव गेन ये बताना चाह रहा था कि फेज डिफरेंस जो है वो 100 डिग्री है, नेगेटिव गेन जो है वो ये बता रहा था कि फेज डिफरेंस 100 डिग्री, लेकिन यहां पे तो 0 है तो गेन पॉजिटिव। इसका जो गेन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ गेन सेम एज कॉमन इमीटर। ये जो एम्पलीफायर है इसके गेन का मैग्नीट्यूड वही होता है जो इसके गेन का मैग्नीट्यूड, मतलब इसका गेन अगर -10 है तो इसका गेन 10 होगा, साइन पॉजिटिव मैग्नीट्यूड से। इसका गेन अगर -100 है तो इसका 100 होगा, ठीक, ऐसा होता है। इसका जो गेन होता है स्टूडेंट्स, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, उसका गेन अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है। तो आपको लग रहा होगा फिर इसमें एम्पलीफिकेशन कैसे हुआ, तो मैंने आपको बोला ये थोड़ा अलग टाइप का होता है, हमें ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। एक दो चीजें हम और लिख सकते हैं, हालांकि हो सकता है आपको वो सब बहुत समझ में नहीं आए, तो मैं उसको ज्यादा समझाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली कोर्स में नहीं है, ठीक है। और उसको समझाने में भी मुझे 1-2 घंटे लगेंगे, आप ऐसा समझ लो। तो कोर्स में भी नहीं है और इतना टाइम लगेगा तो पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है उसको, ठीक है। क्योंकि पढ़ने को तो ऐसे ट्रांजिस्टर में इतनी चीजें कि मैं आपको 1 साल तक पढ़ाता रहूं, बट कई बार क्या है कि पूछ लेते हैं, मतलब दैट इज नॉट अ गुड थिंग, बट क्या कर सकते हैं, कई बार पूछ लेते हैं, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान हो। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हाई इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है हमने पढ़ा था क्या होता है, वो हाई होता है। इसमें जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स वो लो होता है, लो इनपुट रेजिस्टेंस। फिर इसमें वापस से हाई इनपुट रेजिस्टेंस हो जाता है, हाई इनपुट रेजिस्टेंस। देखो इसमें हाई इनपुट रेजिस्टेंस है और इसमें भी हाई इनपुट रेजिस्टेंस है, जबकि इसमें लो है, देखो थोड़ा सा तो आप समझ सकते हो। तो यहां पर इनपुट बेस में, यहां पर इनपुट जो है वो बेस में, इसमें भी जो इनपुट है वो बेस में, ठीक है। तो इन दोनों में तो इनपुट में सेम चीज होनी चाहिए ना, यहां पर भी इनपुट बेस में दिया जा रहा है और यहां पर भी इनपुट बेस में है, तो दोनों का इनपुट रेजिस्टेंस हाई है, इनपुट रेजिस्टेंस हाई। यहां पर इनपुट इमीटर में है, यहां पे जो इनपुट है वो इमीटर में, तो लो इनपुट रेजिस्टेंस है। वैसे हम आप समझ रहे होंगे कि आउटपुट
रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे। तो यहां पे हाई आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, यहां आउटपुट यहां ले रहे हैं, यहां भी यहीं ले रहे हैं, तो यहां भी हाई होना चाहिए, हाई आउटपुट रेजिस्टेंस। लेकिन यहां पे आउटपुट थोड़ा अलग जगह पे लिया जा रहा है, ध्यान दें, यहां कलेक्टर पे, यहां कलेक्टर पे, यहां इमीटर पे। तो यहां पे होता है लो आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, थोड़ा सा आप याद रखें तो पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ट्रांजिस्टर एज स्विच। तो अब हम ट्रांजिस्टर का एक और यूज देखने वाले हैं। अभी तक हमने एम्पलीफायर की तरह ट्रांजिस्टर को यूज किया है, अब देखेंगे हम कि ट्रांजिस्टर को कैसे स्विच की तरह यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए स्टूडेंट कि स्विच क्या होता है। तो स्विच तो बहुत सिंपल ही चीज होती है, ये तो हमने बहुत बार देखा डिफरेंट चैप्टर्स में। जैसे मान लो ये एक बैटरी है और ये एक रजिस्टर है, यहां पर आप देख सकते हो एक स्विच लगा हुआ है, वही सिचुएशन यहां पर भी है। यहां पे आप देख सकते हो कि स्विच जो है वो कैसा है स्टूडेंट्स, ऑफ है। तो ये जो स्विच है यहां पे वो ऑफ है, और यहां पे स्टूडेंट्स क्या है, आप देख सकते हो कि जो स्विच है वो जो है वो ऑन है। तो क्या फर्क पड़ता है यहां पे स्विच को ऑन और ऑफ करने पे स्टूडेंट्स? जब ये स्विच ऑन होता है तो इस लूप में, इस सर्किट में करंट जो है वो आराम से फ्लो कर सकता है, ठीक है, यही होता है यहां पे। लेकिन जब स्विच ऑफ होता है तो स्टूडेंट्स क्या होता है, लूप इनकंप्लीट हो जाता है और जो करंट है वो फ्लो नहीं करता है। तो बेसिक फंडा ये होता है कि जब स्विच ऑन है तो करंट फ्लोज, लेकिन जब स्विच ऑफ होता है स्टूडेंट तो करंट डज नॉट फ्लो, तो जो करंट है वो फ्लो नहीं करता है। अब देखो ये स्विच जो है स्टूडेंट्स वो हम कई तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका होता है, इनफैक्ट बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम इसको ट्रांजिस्टर के हेल्प से बनाएं। देखो कि ट्रांजिस्टर के हेल्प से तो कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो हमने क्या किया है, यहां पर जहां पर स्विच था वहां पर हमने उसकी जगह ट्रांजिस्टर बनाया है। वैसे यहां पर जो स्विच था उसकी जगह पर हमने ट्रांजिस्टर बनाया है, ठीक है। ये जो ट्रांजिस्टर है यहां पर वो एक स्विच की तरह बिहेव कर सकता है। कैसे कर सकता है स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं। देखो ये बेस है, ये इमीटर है, बेस और इमीटर, ठीक है। तो आपको याद आ रहा होगा कि ये जो है ये फॉरवर्ड बायस जंक्शन होता है यहां पे, ठीक है, और यहां पर रिवर्स बायस जंक्शन होता है, यहां पर फॉरवर्ड बायस जंक्शन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि ट्रांजिस्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी, याद आ रहा है कुछ, VBE, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो फ्लो करता है। तो ये जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी उसमें ऐसा एक ग्राफ बना था, ऐसा एक ग्राफ बना था, और उसमें 0.6 वोल्ट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर था। हमने देखा था कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 0.6 से ज्यादा होता है, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 0.6 से ज्यादा होता है, 0.6 से ज्यादा होता है, तो काफी करंट फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 0.6 से कम है तो करंट फ्लो नहीं करता है स्टूडेंट्स, याद आया आपको। और ये जो रीजन था इसको हम कट ऑफ रीजन बोलते हैं, कट ऑफ रीजन, क्योंकि इस रीजन में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स। तो आप समझ गए होंगे शायद हम क्या करना चाहेंगे यहां पे। जब मुझे स्विच ऑफ वाली सिचुएशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दूंगा, 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दूंगा। तो ये तो ग्राउंडेड था ही, तो यहां पे 0 वोल्ट था ही, यहां भी आपने 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, तो आप तो बिल्कुल यहां पे हो ना ग्राफ में, तो कोई करंट फ्लो करने को चांस ही नहीं है। कट ऑफ रीजन में हम रहते हैं, कट ऑफ रीजन में, ठीक है। तो अब यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता है, तो मिल सकते हैं I डज नॉट फ्लो, करंट यहां से फ्लो नहीं कर सकता है। रीजन समझ में आया आपको? हमने पढ़ा था ना कि यहां 0.6 वोल्ट से ज्यादा होने पे ही सिग्निफिकेंट करंट फ्लो करता है, कम होने पे ज्यादा करंट फ्लो नहीं करता है, नेग्लिजिबल होता है करंट वो, तो उसको 0 ही मान लेते हैं। तो वही है, यहां पे पोटेंशियल जो है वो 0.6 से कम कनेक्ट करना होता है बेसिकली में, 0.6 से कम, तो बेस्ट है कि 0 ही कनेक्ट कर दो ना, 0 कनेक्ट करना सिंपल भी होता है, तो बिल्कुल ही कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया स्विच ऑफ जैसी सिचुएशन हो गई, करंट फ्लो नहीं कर सकता। अब देखो स्विच ऑन वाली कंडीशन कैसे बनाते हैं हम यहां पर इसको इस बार क्या करना चाहिए, सोच के देखो, खुद ही सोचो। वेरी हाई वोल्टेज, इसको हम बहुत हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं, या सिंपली हाई वोल्टेज भी लिख सकते हैं हम, इसको हम हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं, चाहो तो सिर्फ हाई वोल्टेज लिख सकते हो, जनरली बुक्स में वैसे लिखा होता है। अगर आप बहुत हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, बहुत हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर देंगे हम, तो आप देख सकते हो आराम से करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो अब यहां से आराम से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये स्विच ऑन वाली कंडीशन हो गई है, तो आई फ्लोज। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे हमने ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज किया है। जहां हमें स्विच चाहिए, वहां आप क्या करो, ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर दो, ठीक। जहां पर स्विच को ऑफ करना है तो आप यहां पे 0 वोल्ट लगाओ, और जब आपको स्विच को ऑन चाहिए तो यहां पे हाई वोल्टेज लगाओ, ठीक। तो इस तरह से हमें ट्रांजिस्टर की हेल्प से स्विच मिल जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने स्विच सीखा, एम्पलीफायर सीखा। अब दोनों से रिलेटेड एक दो छोटी बातें हम और करना चाहेंगे स्टूडेंट्स। देखो ये जो सर्किट है आप उस पर ध्यान दें स्टूडेंट्स। अब तो आप इस सर्किट के यूज टू हो गए हैं, ये सर्किट हमने देखा है, एम्पलीफायर में देखा है, स्विच में भी ऐसा ही सर्किट था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पॉइंट है इसको हम V इनपुट बोल रहे हैं, यहां के वोल्टेज को V इनपुट बोल रहे हैं, और यहां का जो वोल्टेज है उसको हम V आउटपुट बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और देखो ये जो V आउट है स्टूडेंट्स, V आउट ध्यान देंगे आप, उसको मैंने ऐसे लिखा है, लिख सकता हूं क्या मैं, VC माइनस IC इंटू RF। एम्पलीफायर पढ़ाया ना मैंने आपको थोड़ी देर पहले, उसमें ये क्वेश्चन लिखी थी मैंने, आपको याद है तो जाके देखो,
ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट लगा के ये इक्वेशन हमने लिखी थी कि यहां का जो वोल्टेज है दैट इज वीसी माइनस आईसीआरएल, वेयर आईसी इज दिस करंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने ये भी देखा था कि जब हम वीइन को चेंज करते हैं तो वी आउट भी चेंज होता है, ठीक। यही तो बेसिक फंडा था एम्पलीफायर के काम करने का, कि हम वीइन को चेंज करते हैं तो वी आउट भी चेंज होता है। तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स, हम वीइन और वी आउट इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। तो देखो कैसे हम ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे मैं वीइन लिख रहा हूं और वाई एक्सिस पे वी आउट, ठीक है। तो वीइन को हम वेरी करेंगे और देखेंगे वी आउट कैसे चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट आप सोचो कि वीइन को मैं जीरो से बढ़ा रहा हूं, जीरो से बढ़ा रहा हूं, जीरो से बढ़ा रहा हूं और फिर देख रहा हूं कि वी आउट में क्या होता है। तो जब हम वीइन को जीरो से बढ़ाते हैं और 0.6 तक जाते हैं, 0.6 वोल्ट तक, तो एक अलग टाइप की घटना होती है। 0.6 नंबर देखते ही आप शायद समझ गए होंगे कि किस घटना की मैं बात करने वाला हूं। तो इस वीन वोल्टेज को हम जीरो से 0.6 की तरफ ले जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। वीन को हम जीरो से 0.6 वोल्ट की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सपोज करो सबसे पहले तो ये जीरो ही है, ये जीरो है, ठीक। ये जो इमीटर है स्टूडेंट्स वो तो ग्राउंडेड है, तो वो तो जीरो पे है, ठीक, और ये भी जीरो पे। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये इस करंट के बारे में कुछ बोल सकते हो क्या होगा ये करंट की वैल्यू। देखो स्टूडेंट्स, अभी जब मैंने आपको स्विच पढ़ाया तो मैंने बताया कि इस सिचुएशन में जब यहां पे 0 वोल्ट है तो ये कट ऑफ रीजन में होगा, कट ऑफ रीजन में होगा, और कट ऑफ रीजन में होगा इसलिए यहां पे कोई करंट भी फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इनफैक्ट जब तक ये V लेस देन 0.6 रहेगा, जब तक ये 0.6 से कम रहेगा, मतलब जब तक हम 0 से 0.6 तक जाएंगे तब तक पूरे रीजन में ये जो है वो कट ऑफ रीजन में रहेगा, और ये कट ऑफ रीजन में रहेगा इसलिए यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो बच्चों। तो V जब इतना होगा तो इट मींस कि वो कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर, और वो कट ऑफ रीजन में इसका मतलब जो ये करंट है वो करंट जो है स्टूडेंट्स जीरो हो गया, मतलब ये सर्किट अभी कोई काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। जब तक ये 0.6 तक पहुंच रहा है तब तक ये हमेशा ही कट ऑफ रीजन में, कोई करंट यहां पे फ्लो नहीं कर रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, आईसी इज जीरो। अब देखो मेन मुद्दे पे आते हैं, हमें वी आउट देखना है, वी आउट कितना है, देखो उसी का तो ग्राफ बना रहे हैं ना, तो हमें वी आउट देखना है, वी आउट। तो आप देखो आईसी अगर जीरो हो गया तो वी आउट की वैल्यू कितनी होगी, वी आउट की वैल्यू हो जाएगी ऑब्वियसली वीसी माइनस जीरो माइनस आरएल, इट मींस वीसी, ठीक है। तो इस रीजन में जो वी आउट है वो वीसी के बराबर होगा, इस बैटरी के, मतलब यहां पे जो पोटेंशियल हमें दिखाई देगा वो इस बैटरी का के जितना दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो ग्राफ है आप समझ रहे होंगे कुछ इस टाइप से आता है, कुछ इस टाइप से आता है, और ये वीसी, ठीक है। वीन को जब बढ़ाते हैं 0 से 0.6 तक तो कट ऑफ रीजन में रहता है ट्रांजिस्टर, जिसके कारण यहां करंट फ्लो नहीं करता है स्टूडेंट्स, और फिर करंट फ्लो नहीं करता है, जीरो रहता है, इसलिए वी आउट जो है वो वीसी के बराबर हो जाता है, वीसी के, ठीक है। ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स जब वीन को और हम बढ़ाते हैं, ठीक है, आफ्टर, या फिर ऐसे लिखते हैं कि वीन ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट, ठीक है। 0 से 0.6 तक की कहानी देख ली हमने, अब वीन को हम 0.6 से और बढ़ा रहे हैं, मतलब इधर जा रहे हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, तो जब ऐसा हम स्टूडेंट्स करते हैं और वीन को फर्दर बढ़ाते हैं तो अब तो ये कट ऑफ रीजन से बाहर जाता है, और जैसा हमने एम्पलीफायर में पढ़ा था, इसको जब हम बढ़ाते हैं ऊपर तो इसका क्या होता है, ये बढ़ता है या कम होता है, ये कम होता है स्टूडेंट्स, हमने देखा था कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर, इसको हम बढ़ाते हैं तो वी आउट जो है स्टूडेंट्स वो कम होने लगता है। तो इसके बाद जब हम वीन बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स तो ये जो वी आउट है हमारा वो कम होने लगता है, इससे कम होने लगता है, ठीक है, सही है। वीन हम बढ़ा रहे हैं, वी आउट जो है कम होने लगता है, वीन बढ़ाने पे वी आउट जो है वो डिक्रीज होने लगता है। फिर यहां पे स्टूडेंट्स क्या होता है, देखो वीन को हम बढ़ाते जा रहे हैं, वीन को हम बढ़ाते जा रहे हैं, वी आउट कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, देखो वी आउट कम होता जा रहा है, लेकिन कम होते होते अब तो आपको लग रहा होगा ये जीरो के बिल्कुल पास आ रहा है, ठीक है। अब ये जीरो से तो कम हो नहीं सकता, तो अब कितना और कम होगा, आप तो वीन को बढ़ाते जा रहे हो, तो ठीक है, शुरू में तो वी आउट कम हो रहा था, तो वी आउट कम हो रहा है, तो अब तो जीरो के बहुत पास आ गया यार, अब और कितना कम होगा। तो जब ये जीरो के पास आने लगता है तो, और अभी भी अगर हम वीन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वीन स्टिल इंक्रीजिंग, ठीक है, अभी भी हम वीन को बढ़ाते जाते हैं, अभी भी बढ़ाते जाते हैं, तो वी आउट को कम तो होना ही है, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे से कम होता है, बहुत धीरे धीरे इस टाइप से, बहुत धीरे धीरे से कम होता है, बहुत धीरे धीरे से कम होता है, ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि कांस्टेंट सा ही हो गया है, लेकिन कम हो रहा होता है, बहुत धीरे धीरे कम हो रहा होता है। वी आउट डिक्रीजेस स्लोली, वी आउट ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ के 3 रीजन है, आप देखेंगे तो शुरू में जब वीन को हम बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, शुरू में जब वीन को बढ़ाते हैं तो ये कट ऑफ रीजन में रहता है ट्रांजिस्टर, तो करंट फ्लो नहीं करता है, और ये जो वी आउट है वो वीसी के बराबर रहता है कांस्टेंट, ठीक। फिर जब 0.6 के ऊपर जाते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता है, ये कट ऑफ रीजन के बाहर आता है, ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन के बाहर आता है, और अब हम इसको बढ़ा रहे हैं वीन को तो वी आउट कम होता है, जैसा कि हमने एम्पलीफायर में पढ़ा था, तो वी आउट कम होने लगता है, ठीक। ये सेकंड पार्ट है ग्राफ का। फिर बेचारा कम होते होते जैसे हम वीन बढ़ाते हैं वी आउट कम होता जाता है, लेकिन कम होते तो जीरो के पास आ जाता है, और कितना कम होगा,
तो अब फर्दर क्या होता है, अब वो कम तो होता है लेकिन बहुत धीरे धीरे, स्लोली हौले हौले कम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा होता है। तो ये ग्राफ आप ध्यान में रखिए, आपसे बनाने के लिए पूछा जा सकता है कभी। इसमें जो 3 रीजन है ना स्टूडेंट्स, तो ये जो रीजन है वो कट ऑफ रीजन होता है, और ये जो रीजन है वो एक्टिव रीजन होता है। मैंने बताया था ना कि ट्रांजिस्टर के 3 मोड्स होते हैं ऑपरेशन के। तो ये कट ऑफ रीजन का मोड है, तो हमने देखा ही है, ये एक्टिव रीजन का मोड होता है, और ये जो तीसरा वाला पार्ट है वो सैचुरेशन रीजन का मोड होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये 3 जो पार्ट थे ग्राफ के, वो ट्रांजिस्टर के 3 मोड से रिलेट कर सकते हैं। चलो स्टूडेंट्स, एक और चीज हम अगर बात करें तो देखो, जब हम स्विच बनाते हैं स्टूडेंट्स, स्विच बनाते हैं, स्विच, तो जब हम स्विच बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये वीन कितना रखते हैं, याद करो। देखो, जब हमें स्विच ऑफ रखना होता है तो क्या करते हैं, स्विच ऑफ रखना होता है तो क्या करते हैं, याद करो। अगर मुझे स्विच को ऑफ रखना है, स्विच को ऑफ रखना है, तो मैं क्या करता हूं, इसको बिल्कुल कम रखता हूं ना, बिल्कुल 0 रखता हूं, ताकि करंट फ्लो ही नहीं करे। इसको बहुत कम रखता हूं ताकि करंट फ्लो ही नहीं करे। ठीक है, उस टाइम मैं वीन को ऑलमोस्ट 0 टाइप रख देता हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट हो सकता है कि उस टाइम वीन जो है हमारा कट ऑफ रीजन में रहता है, उस टाइम जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में रहता है। तो स्विच, तो जब हम स्विच बना रहे होते हैं, तो वीन को हम कट ऑफ रीजन में रखते हैं, ठीक है, जब स्विच को हमें ऑफ करना होता है। और जब स्विच को ऑन करना होता है स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं, स्विच को ऑन करना होता है तो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये वीन जो है उसको बहुत ज्यादा कर देते हैं, याद है, वीन को वेरी हाई लिखा था मैंने, कुछ वीन को बहुत हाई कर देते हैं। ठीक, तो बहुत हाई मतलब इधर आ जाएगा, इधर वाला, तो ये सिचुएशन होती है वहां पे। इसका मतलब स्टूडेंट जब स्विच बनाते हैं, तो क्या तो हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में होता है, क्या तो वो सैचुरेशन रीजन में होता है। जब हम स्विच बनाते हैं तो क्या तो कट ऑफ रीजन में होता है ट्रांजिस्टर, या फिर सैचुरेशन रीजन में होता है। सही बात है ना, क्या तो हम वीन को बहुत कम रखते हैं ताकि करंट फ्लो ही नहीं करे, वीन को बहुत कम रखते हैं, ठीक है, स्विच ऑफ रखने के लिए, या फिर मैं आपको बताता कि इसको बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो यहां पे सैचुरेशन रीजन। तो जब हम स्विच बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ में होता है या सैचुरेशन। और जब एम्पलीफायर बनाते हैं तो आप समझ गए होंगे, तो उस टाइम तो नॉर्मल जो ट्रांजिस्टर का फंक्शन है वैसा चलता है, मतलब एक्टिव रीजन। ठीक है, तो ये जो रीजन है वो एम्पलीफायर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर किस मोड में होता है, एक्टिव। स्विच में किस मोड में होता है, कट ऑफ या फिर सैचुरेशन। ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर, तो स्टूडेंट्स ये ट्रांजिस्टर का हम लास्ट एक यूज देखने वाले हैं कि ट्रांजिस्टर को ऑसिलेटर की तरह कैसे यूज करते हैं। जनरली बहुत कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है क्योंकि बहुत हाई लेवल की चीज होती है, पर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ऑसिलेटर चीज क्या है। तो देखो, ऑसिलेटर की डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी है स्टूडेंट्स, क्या है, पहले मैं आपको ऐसा करता हूं, डायग्राम से समझाता हूं, फिर ये डेफिनेशन पढ़ेंगे। ऑसिलेटर बेसिकली एक सर्किट होता है स्टूडेंट्स, ये इसके अंदर कुछ सर्किट्स होंगे और इसको हम ऑसिलेटर बोल रहे हैं। तो ये क्या कर रहा होगा, बेसिकली इसका जो आउटपुट होगा ना स्टूडेंट्स, वो साइन वेव होगा, एसी होगा, एसी। ऑसिलेटर एक ऐसा सर्किट होता है जिसका आउटपुट साइन वेव होता है, एसी वोल्टेज होता है, जिसका आउटपुट एसी वोल्टेज होता है। फिर तो स्टूडेंट लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि जो एम्पलीफायर हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, देखो वो बना रहा हूं मैं, ये एम्पलीफायर सर्किट पढ़ा है हमने। ठीक है, देखो मुझे तो याद है, मैं जल्दी बना रहा हूं, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसमें भी जो हम आउटपुट लेते हैं स्टूडेंट्स, वो भी तो साइन वेव ही होता है। तो फिर उस हिसाब से तो ये एम्पलीफायर जो है ये भी ऑसिलेटर हुआ नहीं, लेकिन ये ऑसिलेटर नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, आउटपुट पे ठीक है साइन वेव है, लेकिन ये जो इनपुट है उस पर भी हमें साइन वेव देना पड़ता है। ये जो हमने एसी सोर्स लगाया है, ये क्या कर रहा है, इनपुट पे भी साइन वेव दे रहा है। तो वही साइन वेव जो है एम्पलीफाई होकर हमें यहां पे दिखता है। तो ऐसी चीज को हम ऑसिलेटर नहीं बोलते हैं। ऑसिलेटर तो वैसा सर्किट है जिसको इनपुट साइन वेव नहीं देना पड़े, लेकिन वो आउटपुट साइन वेव दे, सच अ सर्किट इज ऑसिलेटर एक्चुअली स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो और आप उसकी डेफिनेशन समझ पाएंगे कि ऑसिलेटर इज अ सर्किट, वो एक सर्किट है which produces fluctuating sine wave like output, without taking a sine wave like input, तो ऐसा जो सर्किट होता है स्टूडेंट्स, उसको हम ऑसिलेटर बोलते हैं। नाउ अब ये सवाल है कि ये सर्किट बनाते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं सर्किट, ये सर्किट कैसा दिखता है। तो देखो बहुत सिंपल होता है ऐसे तो देखा जाए तो, और हमने पढ़ा भी है। ये एक कैपेसिटर है सपोज करो स्टूडेंट्स, उस पर मैं कुछ Q0 चार्ज दे दूं, ठीक है, कुछ Q0 चार्ज दे दिया मैंने। फिर इसके क्रॉस अगर मैं एक इंडक्टर ऐसे कनेक्ट कर दूं, ठीक है, एक इंडक्टर ऐसे कनेक्ट कर दूं, और सपोज करो मैं यहां पे आउटपुट ले लूं, इसको ग्राउंड कर दूं, और सपोज करो यहां पे आउटपुट ले लूं, तो ये जो आउटपुट होगा ना स्टूडेंट्स, वो साइन वेव होगा, ऐसे कुछ साइन वेव होगा। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, अगर ये इंडक्टर एल है और कैपेसिटर सी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई 1/√LC होगी। ठीक है, ये सर्किट इनफैक्ट हमने पढ़ा है एसी सर्किट्स वाले चैप्टर में, या फिर हो सकता है आपने कहीं और पढ़ा हो तो ईएमएफ वाले चैप्टर में, ईएमआई सॉरी नॉट ईएमएफ, ईएमआई, एसी सर्किट्स वाले चैप्टर में या ईएमआई वाले चैप्टर में आपने ये सर्किट पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। एलसी ऑसिलेटर बोलते हैं इसको, याद आ रहा है कुछ,
एलसी ऑसिलेटर, एलसी ऑसिलेटर। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स का नाम जो है वो ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर, ऑसिलेटर, ठीक है। और एलसी ऑसिलेटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एल भी है और सी भी है। और स्टूडेंट्स इन चैप्टर्स में हमने ये पढ़ा है, इस सर्किट का हमने पढ़ा है, और हमने ये डेराइव भी किया था कि यहां पर ये जो साइन वेव आती है उसकी इक्वेशन क्या है, हमने डेराइव भी किया था। आपने किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, बट ठीक है, हो सकता है आपको याद नहीं हो, बहुत पुरानी बात हो सकती है, आपको याद नहीं हो, तो कोई बात नहीं। अपनी बात मान लो कि ऐसा जो सर्किट होता है उसका आउटपुट जो होता है वो साइन वेव जैसा होता है, इसलिए इसको ऑसिलेटर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर आपको लग रहा होगा कि यार ये तो काम हो गया, ट्रांजिस्टर तो कहीं पे आया नहीं, ट्रांजिस्टर की तो कहीं बात ही नहीं हुई, ये ऑसिलेटर तो बन गया हमारा। अब यहां पे कैच है स्टूडेंट्स, देखो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो एलसी ऑसिलेटर है ये उतना काम नहीं करता है ठीक से। ठीक से क्यों नहीं काम करता है? देखो ये जो इंडक्टर होता है स्टूडेंट्स, उसके साथ हमेशा एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, उसको क्वाइल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ कुछ ऐसे बोलते हैं, ठीक है, हमेशा ऐसा होता है। इनफैक्ट कैपेसिटर के साथ भी हमेशा एक रेजिस्टेंस होता है, जो बनाने की हमें उतनी जरूरत नहीं है यहां पे हालांकि। तो अब अगर आप यहां पे वी आउटपुट लोगे ना स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर आप इस रेजिस्टेंस को कंसीडर करोगे जो कि रियल लाइफ में तो हमेशा होगा, तो ठीक है यहां पे साइन वेव मिलता है, लेकिन वो जो साइन वेव मिलता है ना उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता रहता है, कम होते होते जीरो हो जाता है थोड़ी देर बाद। ठीक, तो आइडियल केस अगर हम देखें तो हमारे पास एक इंडक्टर और कैपेसिटर होता है, आउटपुट पे साइन वेव मिलता है, ये ऑसिलेटर हो गया। लेकिन एक्चुअली में यहां एक रेजिस्टर भी होता है जिसके कारण साइन वेव का एम्पलीट्यूड कम होते होते थोड़ी देर में जीरो हो जाता है, कम होते होते थोड़ी देर में जीरो हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑसिलेटर उतने काम का नहीं रहा, क्योंकि थोड़ी देर तक ही साइन वेव देगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आप? तो यहां पर यूज आता है ट्रांजिस्टर का। हम क्या करते हैं, इस सर्किट से एक ट्रांजिस्टर अटैच करते हैं, जो कि हम देखेंगे कैसे अटैच करते हैं। उसके हेल्प से ये साइन वेव का एम्पलीट्यूड कभी कम नहीं होता है, वो हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो वही हम यहां पे देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आप देखें, ये सर्किट है हमारा ऑसिलेटर, ऑसिलेटर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, इस सर्किट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप कोई बुक रेफर कर रहे होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में ऑसिलेटर का थोड़ा सा अलग अलग दिखने वाला सर्किट आपको मिल सकता है। हालांकि वो सारे सर्किट सेम ही होते हैं, थोड़ा सा तोड़ मोड़ के उनको बनाया गया होता है। जैसे कि मान लो ये एल और सी है, हो सकता है उसको यहां बनाया हुआ हो, ठीक है, मतलब इस पूरे वायर को मैंने बेंड करके इधर की तरफ बना दिया हो, तो इस टाइप के चेंजेस होते हैं। तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं है, आप चाहो तो वही बना लेना, समझ यहां लो, ठीक है। और ये भी बनाओगे तो गलत नहीं कर सकता। ऐसा मैंने बस इसलिए बनाया ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। एनीवेज लेट्स मूव इट। तो यहां देखो, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ठीक है, इंडक्टर कैपेसिटर। ये ट्रांजिस्टर से हमने उसको कनेक्ट कर रखा है, आप देख सकते हो यहां पे। फिर आप देखो यहां पे एक और इंडक्टर है जिसको मैं एल डैश बोल रहा हूं, एक और इंडक्टर है एल डैश, ठीक, वो बेस और इमीटर के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। और खास बात ये है स्टूडेंट्स कि ये दोनों इंडक्टर जो है उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है ये भी पहले हमने ईएमआई के चैप्टर में पढ़ा है, तो थोड़ा सा तो आपको पुराने चैप्टर्स थोड़े याद होने चाहिए, तभी आप ये समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या मतलब होता है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते, थोड़ा सा। जब इसमें करंट चेंज होगा, जब इसमें करंट चेंज होगा तो इसमें फैराडे लॉ से ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। जब इसमें करंट चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। एनीवेज, फिर यहां पे आप देख सकते हैं एक बैटरी है और एक स्विच है, तो ये ऑसिलेटर है, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट होता है स्टूडेंट्स वो यहां पे लिया जाता है, ठीक है। तो यहां आउटपुट जो होता है, पहले मैं आपको बता दूं, वो साइनोसाइडली इस तरीके से वैरी करता है और एम्पलीट्यूड भी उसका सेम रहता है, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 1/2 पाई रूट अंडर एलसी। प्लीज नोट दिस, एलसी, ये वाला एल और ये वाला सी, ये वाला एल और ये वाला सी, इस वाले एल डैश का फ्रीक्वेंसी में कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, कैसे काम करता है, ये थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, आप देखो ये जो स्विच है ना, स्विच, उस पर ध्यान दें आप, उसको हम ऑन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले टर्न ऑन द स्विच, टर्न ऑन स्विच, वो जो स्विच है उसको ऑन किया जाता है स्टूडेंट्स, ऑन। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देखें, जैसे ही इस स्विच को हम ऑन करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे इसको हम ऑन करेंगे यहां से करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है, यहां से करंट फ्लो करने, ठीक। अब देखो करंट तो यहां से बहुत सारा फ्लो करेगा, लेकिन ये सारा इंडक्टर में जाएगा क्या, आप सोच के देखो जरा था। ये सब हमने पहले पढ़ा है स्टूडेंट्स कि इंडक्टर में तुरंत करंट चेंज नहीं होता है, इंडक्टर में तुरंत करंट चेंज नहीं होता है। तो अभी तो जीरो था, अभी तो जीरो था स्विच बंद करने से पहले, तो ऐसा नहीं हुआ कि करंट आया और पूरा पूरा इंडक्टर से चला गया, ऐसा नहीं हुआ। अभी ये करंट जो है वो कैपेसिटर से पास होगा, ठीक है, कैपेसिटर से पास होगा। और धीरे धीरे ये जो करंट है आईसी वो बढ़ेगा, सॉरी आईएल, धीरे धीरे ये जो करंट है स्टूडेंट्स वो बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि करंट थ्रू इंडक्टर ग्रेजुअली इंक्रीजेस, वो ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो जब ये इंक्रीज करने लगेगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में आप सोचें। जब ये करंट इंक्रीज करने लगेगा तो चेंज ऑफ करंट है, करंट इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा स्टूडेंट्स वो इसकी फॉरवर्ड बायसिंग को बढ़ा देगा, इसको ज्यादा फॉरवर्ड बायस कर देगा, ठीक। तो इसमें करंट चेंज हो रहा है तो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ईएमएफ आएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस है ये काफी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। समझो मेरी बात, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस,
due to mutual inductance, EMF is generated. EMF is generated in L dash. EMF is generated in L dash, which will increase forward biasing of ट्रांजिस्टर. ठीक है, तो इसमें जो करंट बढ़ा है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे आप, इसमें जो करंट बढ़ रहा है उससे इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिससे ये ज्यादा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ज्यादा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. ये जब ज्यादा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान दें आप, ये जब ज्यादा फॉरवर्ड बायस होगा तो ये जो करंट है यहां पे कलेक्टर वाला वो और बढ़ेगा. अरे ये जितना ज्यादा फॉरवर्ड बायस होगा ये करंट उतना बढ़ेगा ना, तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ तो ये करंट और बढ़ेगा और बढ़ेगा. ठीक, आईसी इंक्रीजेस फर्दर, आईसी इंक्रीजेस फर्दर इंक्रीजिंग करंट थ्रू इंडक्टर. ठीक है, तो ये ज्यादा फॉरवर्ड बायस हुआ तो इधर से और करंट फ्लो करने लगेगा, ज्यादा करंट, तो इससे करंट और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा. अब स्टूडेंट इससे करंट और बढ़ेगा और बढ़ने लगा करंट, तो क्या होगा, इसमें ईएमएफ और ज्यादा इंड्यूस्ड होगा, और ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ये और ज्यादा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. ये और ज्यादा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो ये करंट और बढ़ेगा, ये करंट और बढ़ेगा तो और ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो ये और ज्यादा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और यही सिलसिला चलता रहेगा. समझ रहे हो मेरी बात क्या हो रहा है? तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसमें करंट बढ़ रहा था, इसमें करंट बढ़ रहा था, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ, तो करंट और बढ़ा और बढ़ा, ये और बढ़ा तो इसमें ईएमएफ और इंड्यूस हुआ, तो और फॉरवर्ड बायस हुआ, करंट और बढ़ा, करंट और बढ़ा तो और ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो और ज्यादा फॉरवर्ड बायस, तो करंट और बढ़ा. तो इस वजह से करंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता ही जाएगा. ठीक है ना, तो चलो उसको भी लिख लेते हैं शॉर्ट में. अभी हमने लिखा था आईसी इंक्रीजेस फर्दर इंक्रीजिंग आईएल, ये करंट और बढ़ रहा था. अच्छा, आईसी ये है कलेक्टर करंट और ये आईएल. ठीक, तो लिख सकते हैं ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है, ईएमएफ इन एल डैश इंक्रीजेस मोर. ठीक, डज आईसी इंक्रीजेस फर्दर. तो मैं यही लिख रहा हूं कि ये करंट बढ़ा तो इसके बढ़ने से इसमें ज्यादा ईएमएफ आया, तो फिर ये बढ़ा तो और ईएमएफ आया, ये और बढ़ा. ठीक है, तो ऐसे करते करते ये दोनों करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. ठीक है, और इनका ग्राफ कुछ ऐसा बनाया जा सकता है, चाहे आई कलेक्टर का ग्राफ बना रहे हो या फिर आई एल का बना रहे हो, किसी का भी आप ग्राफ बना रहे हो. तो पहले करंट जीरो थे सारे, वो बढ़ते बढ़ते काफी बढ़ जाता है, काफी बढ़ते बढ़ते, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा. करंट की बढ़ने की तो एक लिमिट होगी, सोच के देखो, करंट बढ़ रहा है बट उसके बढ़ने की एक लिमिट होगी, तो अपने लिमिट तक पहुंच जाएगा. ठीक है, लिमिट तक पहुंच जाएगा, अब और तो बढ़ना उसके पॉसिबल ही नहीं है. लिमिट तक पहुंच जाएगा तो वहां जाके वो कांस्टेंट रहना चाहेगा. ठीक है, नाउ आईएल एंड आईसी वांट टू बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहना चाहेंगे, क्योंकि अब वो और बढ़ ही नहीं सकते ना, एक लिमिट होता है करंट के बढ़ने का. देखो जैसे ही ये कांस्टेंट होना चाहेगा ऐसा करंट, क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस बंद हो जाएगा. म्यूचुअल इंडक्टेंस तब होता है जब करंट चेंज हो रहा हो. इसमें करंट कांस्टेंट हो गया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो इसमें करंट कांस्टेंट हो गया यानी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा. अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, समझ रहे हो मेरी बात. इसमें करंट कांस्टेंट होना चाह रहा है, कांस्टेंट हो रहा है मान लो, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो इसकी फॉरवर्ड बायसिंग कम हो जाएगी, और फॉरवर्ड बायसिंग कम हो जाएगी तो ये करंट कम हो जाएगा, और फिर ये करंट जब कम होने लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इंडक्शन से ईएमएफ और कम होने लगेगा, तो इसकी फॉरवर्ड बायसिंग और कम होगी, तो ये करंट और कम होगा, ये करंट और कम होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड और कम होने लगेगा, तो फॉरवर्ड बायसिंग और कम होगी, करंट और कम होने लगेगा. तो इस वजह से करंट कम होते होते क्या होगा स्टूडेंट्स, जीरो तक आ जाएगा. फिर जीरो से और कम तो हो नहीं सकता. तो इस बात को भी हम लिख लेंगे, कांस्टेंट हो गया करंट तो म्यूचुअल इंडक्शन स्टॉप्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस स्टॉप्स, ईएमएफ अक्रॉस एल डैश स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. इसके क्रॉस ईएमएफ जो है वो अब कम होने लगता है. ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं रहा. दिस डिक्रीजेज फॉरवर्ड बायसिंग, ध्यान से देखें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऑफ ट्रांजिस्टर. दिस डिक्रीजेज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर. तो इसकी फॉरवर्ड बायसिंग कम हो जाती है. दस आईसी या आईएल डिक्रीजेस, तो ये डिक्रीज होने लगते हैं. ठीक है, और फिर ये डिक्रीज होने लगते हैं तो ये और डिक्रीज होता है इसमें ईएमएफ, और यही सिलसिला चलता रहता है. द प्रोसेस कंटिन्यूज, तो यही प्रोसेस कंटिन्यूज. ठीक है, फाइनली स्पेस नहीं मेरे पास, अब कहां लिखूं मैं, तो इसको नीचे कर लेता हूं. फाइनली आईसी आईएल बिकम जीरो, वो फाइनली जीरो हो जाते हैं. ठीक है, और एक बार जीरो हो गए तो पहले जैसी सिचुएशन हो गई, बिल्कुल शुरू में करंट जीरो था वैसी सिचुएशन हो गई, और फिर से वही कहानी रिपीट होती रहती है और इस तरह से काम चलता रहता है. ठीक है, थोड़ा सा यहां पे ग्राफ मैंने गलत बना दिया है, इस टाइप से बनता है थोड़ा.
ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहां पे जो करंट आता है, करंट जो आता है वो साइनोसाइडल होता है, ठीक है। दिस इज हाउ ऑसिलेटर वर्क्स। डेफिनेटली इट इज कॉम्प्लिकेटेड, आपके लेवल से बहुत हाई लेवल की चीज है, बट फिर मैंने कोशिश की है। आप कई बार सुने तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कई बार सुने, जरूरी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चैप्टर के लास्ट सेक्शन में जाते हैं। बहुत ही छोटा और आसान सेक्शन है। जब मैं क्लासरूम में सेमीकंडक्टर्स पढ़ाता हूं तो जनरली मैं ये छोड़ देता हूं बच्चों के लिए खुद से पढ़ने के लिए, क्योंकि सिंपल है। बट हम क्विकली इसको देख लेंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। तो आप देखें स्टूडेंट्स, इन दोनों ग्राफ्स को देखें। इसमें आप देखें जो वोल्टेज है और ये टाइम है एक्स एक्सिस पे, जो वोल्टेज है वो कंटिन्यूअसली वैरी करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। लेकिन इस केस में देखें आप, वोल्टेज कंटिन्यूअसली वैरी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ दो ही वैल्यू ले रहा है। क्या तो वो ये ऊपर वाली वैल्यू ले रहा है हाई वैल्यू, क्या तो नीचे वाली वैल्यू 0 वोल्ट, क्या तो वो हाई वैल्यू क्या तो लो वैल्यू, हाई वोल्टेज फिर लो वोल्टेज, सिर्फ दो ही वैल्यू लेता है वो, क्या तो हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज। लेकिन यहां पर ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसा जो सिग्नल होता है इसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल, और ऐसा जो सिग्नल होता है उसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। दोनों की डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। एनालॉग सिग्नल की डेफिनेशन हो सकती है सिग्नल्स विच वैरी कंटिन्यूअसली। डिजिटल सिग्नल की डेफिनेशन हो सकती है सिग्नल्स विच टेक ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज मतलब हर वैल्यू वो नहीं ले रहा है, सिर्फ कोई कोई वैल्यू ले रहा है। जैसे यहां मान लो 5 वोल्ट है फॉर एग्जाम्पल, 5 वोल्ट 0 वोल्ट, 5 वोल्ट 0 वोल्ट, इस तरह से इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल, ठीक। तो डिजिटल सिग्नल जब लो वैल्यू लेता है तो उसको 0 बोलते हैं स्टूडेंट्स, और डिजिटल सिग्नल जब हाई वैल्यू लेता है तो उसको हम 1 बोलते हैं, ठीक। तो हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स को कई बार जनरली बाइनरी भी बोला जाता है, बाइनरी सिग्नल्स। बाइनरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स 2, ठीक है। तो ये दो वैल्यू ले रहा है ना, इसलिए बाइनरी सिग्नल से बोलते हैं। नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसको 0 बोलते हैं या लो वैल्यू, और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको 1 बोलते हैं या फिर हाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम बोलेंगे अगर डिजिटल सिग्नल 0 है या लो है मतलब 0 वोल्ट है, डिजिटल सिग्नल हाई है या 1 है मतलब 5 वोल्ट 2 वोल्ट, जो भी ऊपर वाली वैल्यू है वो होगी स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब देखिए समथिंग कॉल्ड लॉजिक गेट्स। आपने लोअर क्लास में थोड़ा सा सुना भी होगा इसके बारे में। सो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? सर्किट्स विच ऑपरेट ऑन डिजिटल सिग्नल्स। ये ऐसे सर्किट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो सिर्फ डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं। मतलब ये ऐसे सर्किट्स होते हैं जो डिजिटल सिग्नल पे ही वर्क करते हैं, एनालॉग पे वर्क नहीं करते। तो बहुत सारे लॉजिक गेट्स होते हैं, जैसे उसमें जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम यहां इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला और सिंपल होता है स्टूडेंट्स नॉट गेट। नॉट गेट, ये नॉट गेट का सिंबल होता है। देखें एक ट्रायंगल और उसके ऊपर एक छोटा सा गोला, दिस कॉल्ड नॉट गेट। ये एक्स है, इसको इनपुट बोलेंगे आप स्टूडेंट्स, इनपुट, और ये हमारा आउटपुट है। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप यहां पे हाई सिग्नल दोगे, डिजिटल सिग्नल दोगे ऑब्वियसली, तो वो हाई हो सकता है या लो हो सकता है। अगर यहां हाई दोगे तो आउटपुट में वो आपको लो दे देगा, आप उसको लो दोगे तो आउटपुट में आपको वो हाई दे देगा। तो उल्टा करके दे देता है, उल्टा करके दे देता है वो, ठीक। जैसे आप देखो, आपने अगर ऐसा इनपुट दिया स्टूडेंट्स, ठीक, तो वो ऐसा आउटपुट देगा। देखो जब आपका इनपुट हाई था तो आउटपुट लो, आपका इनपुट लो आउटपुट हाई, फिर से इनपुट हाई आउटपुट लो, ऐसा ही चलता रहता है स्टूडेंट्स। तो दिस इज नॉट गेट, नॉट गेट। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम एक टेबल बना सकते हैं कि x जब 1 होगा, 1 मतलब हाई, x जब 1 होगा तो y 0 होगा, y 0, और जब x 0 होगा तो y 1 होगा, उल्टा कर देते हैं, ठीक। तो ऐसा जो टेबल बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, हम उसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ध्यान रखेंगे आप, कई बार बोला जाएगा ट्रूथ टेबल बनाने के लिए किसी गेट के लिए, तो ट्रूथ टेबल इस तरह से बनाते हैं स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट्स और गेट, और गेट का सिंबल ऐसा होता है, इसमें आप देखिए दो इनपुट्स होते हैं, x और y दोनों इनपुट है, जबकि इस केस में एक ही इनपुट था और एक आउटपुट था। इसमें दो इनपुट है और आउटपुट तो एक ही है, दो इनपुट है। अब देखो इसमें स्टूडेंट्स इसका जो ट्रूथ टेबल है वो हम लिखते हैं यहां पे। देखो x और y दोनों अगर 0 है, दोनों पे हमने 0 वोल्ट लगाया है x और y, तो z भी 0 आता है, यहां पर भी 0 मिलता है। अब देखो y को, देखो ये दोनों केस, देखो दोनों में से किसी को भी मैंने 1 कर दिया, यहां पे देखिए इन दोनों केस में एक 1 है एक 0 है, दोनों में से कोई भी 1 है तो आउटपुट पे मुझे 1 मिलेगा। दोनों 1 है तो भी आउटपुट पे 1 मिलेगा। दिस इज ट्रूथ टेबल ऑफ और गेट, और गेट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको याद होना चाहिए कि और गेट कब 1 देता है और कब 0। कोई भी 1 हो गया, कोई भी 1 हो गया, कोई भी 1 हो गया, दो इनपुट में से कोई भी 1 हो गया तो और गेट जो है वो 1 देता है। कोई भी 1 हो गया तो वो 1 देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों 0 है तभी वो 0 देता है। फिर होता है स्टूडेंट्स एक नॉर गेट। नॉर गेट, तो आप ध्यान दें नॉर गेट क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल। और गेट में देखो हमने क्या किया, एन लगा दिया है, नॉर गेट। उसका सिंबल भी आप ध्यान दें, और गेट क्या हमने एक छोटा सा गोला लगा दिया है, तो ये नॉर गेट का सिंबल हो गया। देखो उसका जो ट्रूथ टेबल भी होता है ना स्टूडेंट्स, वो भी बहुत सिंपल है। जो और गेट का ट्रूथ टेबल है उसमें जो आउटपुट आ रहा है ना उसको आप उल्टा कर दो। जैसे देखो यहां पे 0 यहां 1, इन तीनों में 1 इन तीनों में 0, ठीक है। तो बेसिकली जो नॉर गेट होता है स्टूडेंट्स वो और गेट का उल्टा आउटपुट देता है, और गेट का उल्टा आउटपुट देता है। जैसे देखो दोनों इनपुट 0 होने पे 0 दे रहा था, ये दोनों 0 होने पे 1 दे रहा है। इस केस में ये 1, इस केस में 0, इस केस में 1 ये 0, इस केस में ये 1 और ये 0, ठीक है। तो नॉर गेट जो है वो इसका और का उल्टा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है।
फिर स्टूडेंट्स है एंड गेट। एंड गेट का सिंबल हम ऐसे बनाते हैं, वन सेकेंड, 2 इनपुट्स 1 आउटपुट, ठीक है। उसका ट्रूथ टेबल क्या है, देखो आप, दोनों जीरो होने पे ये जीरो देता है, ठीक है। कोई एक 1 है तो भी जीरो देता है। ये सिर्फ एक ही केस में 1 देता है, जब दोनों 1 हो। तो ये आप याद रखेंगे, एंड गेट सिर्फ तब 1 देता है जब दोनों 1 है, दोनों 1 है। एंड गेट सिर्फ तब 1 देता है जब दोनों 1 है, ठीक है। और गेट जो है वो 1 कब देता है, जब कोई भी एक 1 हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए कि एंड गेट सिर्फ तब 1 देता है जब दोनों 1 है, ठीक है। अब जैसे देखो, जैसे और का उल्टा नॉर है, और का उल्टा नॉर है, वैसे एंड का भी उल्टा है। एंड का उल्टा क्या होना चाहिए, नैंड। एंड के आगे हमने एन लगा दिया, नैंड। उसका सिंबल क्या होना चाहिए, यहां पे गोला लगा दिया, देखो गोला लगा दिया, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल क्या होना चाहिए, इसका उल्टा, इसका उल्टा, यहां 0 तो यहां 1, यहां 0 0, यहां 1 1, यहां 1 तो यहां 0, ठीक है। तो ये उसका ट्रूथ टेबल हो गया, ठीक है। आप समझ लो मेरी बात। तो ये ट्रूथ टेबल्स आपको ध्यान में होने चाहिए। एक दो चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं। ये जो नॉट गेट होता है स्टूडेंट्स, उसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। इन्वर्टर क्यों बोलते होंगे उसको इन्वर्टर, क्योंकि वो उल्टा कर देता है ना, 1 को 0, 0 को 1, तो उल्टा कर रहा है, इसलिए इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं, इन्वर्टर। और ये और नैंड गेट जो होते हैं स्टूडेंट्स, और नैंड गेट, इनको यूनिवर्सल गेट्स भी बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट्स। इनको यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोलते हैं, अभी आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं, आप देखें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, राइट ट्रूथ टेबल ऑफ फॉलोइंग सर्किट्स। ये कुछ डिजिटल सर्किट्स हैं स्टूडेंट्स, उनके ट्रूथ टेबल हमें लिखने हैं। कैसे लिखते हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो इसमें एक नैंड गेट है, थोड़ा सिंपल है ये। इसमें 2 नैंड गेट है, ध्यान दें आप, 2 नैंड गेट है, थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें 3 नैंड गेट है, ये और भी लंबा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो कैसे हम करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले तो क्योंकि नैंड गेट्स हर जगह पे यूज हो रहे हैं, यहाँ पे नैंड गेट्स यूज हो रहे हैं, तो नैंड गेट का ट्रूथ टेबल मैंने लास्ट स्लाइड से यहां कॉपी कर लिया है, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस सर्किट का ट्रूथ टेबल हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो ट्रूथ टेबल के लिए हम ऑब्वियसली एक बॉक्स बनाते हैं, हम इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अब देखो एक्स जो है हमारा इनपुट की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है वो आप लिख लो। क्या तो इनपुट 0 होगा, क्या 1 होगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। इनपुट जो है क्या वो 0 होगा, क्या तो 1 होगा, ठीक है। और हमें ये सोचना है कि इन दोनों इनपुट्स के लिए आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो सपोज जब इनपुट 0 है, इनपुट एक्स जो है वो 0 है, तब देखते हैं आउटपुट कितना होगा। कैसे देखेंगे, देखो ये एक नैंड गेट है स्टूडेंट्स। नैंड गेट के 2 इनपुट्स होते हैं, तो ये 2 इनपुट आपको दिख भी रहे हैं, दोनों 0 हो जाएंगे अब, ठीक है। और ये दोनों 0 है, दूसरे तरह से लिखता हूं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो दोनों 0 हो गए, तो नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा, दोनों 0 है तो नैंड गेट का आउटपुट है 1, तो यहां पे 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे ट्रूथ टेबल में 1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर x 1 है, तो ये इनपुट भी 1 और ये इनपुट भी 1, और दोनों इनपुट 1 होने पे देखें क्या होता है, दोनों इनपुट 1 होने पे 0 आता है, तो यहां 0 आएगा, ठीक। तो यहां 0 लिख देंगे स्टूडेंट्स, ठीक। तो आप देखिए इस तरह से ट्रूथ टेबल लिखा जाता है। एक चीज और भी आप नोटिस कर सकते हैं इस ट्रूथ टेबल में स्टूडेंट्स, कि ये तो इन्वर्टर का भी ट्रूथ टेबल ऐसा ही होता है ना। नॉट गेट जो था या इन्वर्टर जो था, उसका भी ट्रूथ टेबल तो ऐसा ही था, 0 को 1 करता है, वो 1 को 0 करता है, वैसा ही ट्रूथ टेबल इसका भी है, ठीक। तो ये जो सर्किट है वो नॉट गेट का काम करता है, ये आप ध्यान रखें, इट्स इंपॉर्टेंट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी, जैसा अभी आप देखेंगे। ये एक नॉट गेट का काम करता है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज ना हो कि नैंड गेट जो है वो नॉट गेट है, नहीं, नैंड गेट नॉट गेट नहीं है। हाँ, नैंड के दोनों इनपुट को हमने मिला दिया, यहां पे नैंड के दोनों इनपुट को मिला दिया और उससे एक ही इनपुट बना दिया, तो अब ये जो बन जाता है वो नॉट गेट का काम करता है, ओके स्टूडेंट्स। अब ये जो बन जाता है वो नॉट गेट का काम करता है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तो वही काम करना है। तो देखो इसमें 2 इनपुट है x और y, और एक आउटपुट है z। 2 इनपुट है x एंड y एंड आउटपुट इज z। तो पहले लिखेंगे क्या क्या इनपुट्स पॉसिबल है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 इनपुट्स पॉसिबल है, दोनों 0 हो, कोई एक 1 हो, दोनों 1 हो, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, तो दोनों 0 है, ये भी 0 ये भी 0, तो क्या होगा, नैंड गेट का आउटपुट दोनों 0 होने पे 1 1। अब स्टूडेंट्स देखो ये जो छोटा सा सर्किट आपको दिख रहा है वो यही है, अभी भी जो हमने पार्ट 1 में किया, ये जो है वो वही है जो अभी हमने इस पार्ट में किया। और ये हमने देखा नॉट गेट की तरह काम करता है, तो हमने इसको 1 दिया तो ये क्या करेगा, 0 देगा हमें, ठीक है। तो देखो ये याद रखने से कितने आसानी से सॉल्व हो गया। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 0 1 0 1, तो 0 1 पहले ये मिटा देता हूं जो पहले लिखा हुआ है, 0 1, तो x 0 y 1, ठीक है। अब क्या होगा, 0 1 के केस में तो क्या आता है, 0 1 के केस में 1 आता है यहां, तो यहां 1 आएगा, और ये फिर नॉट गेट की तरह काम करेगा, तो यहां 0 देगा, 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 1 0 1 0, तो फिर से इसको मिटा के 1 0 1 0 जब इनपुट है स्टूडेंट्स, तो आउटपुट होगा नैंड गेट का 1, और ये नॉट गेट की तरफ काम करेगा, तो यहां पे हमें देगा 0, ठीक है। फिर लास्ट दोनों 1,
तो दोनों 1 होने पे देखो क्या होगा, NAND गेट का आउटपुट दोनों 1 होने पे 0 होता है, 0, और ये नॉट गेट की तरह काम करेगा तो ये 1 देगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल बन गया, सही है स्टूडेंट्स। तो देख सकते हैं आप, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। अब इसका ट्रूथ टेबल भी हम बना लेते हैं। तो पहले हमें मिल गया कि कौन कौन से इनपुट्स पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो मान लो ये जो है वो 0 है और ये भी 0 है। ध्यान दें ये क्या है स्टूडेंट, देखो ये नॉट गेट है, नॉट गेट यहां पे देखा था ना, ये नॉट गेट है तो ये 1 हो जाएगा, ये भी नॉट गेट है तो ये भी 1 हो जाएगा। देखा कितना आसान हो गया यार अपने से। अब देखो ये NAND गेट है, दोनों इनपुट क्या होगा इसके 1, तो आउटपुट क्या होगा 0, तो यहां 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखें इसको रब करें क्विकली, नेक्स्ट 0 1 0 1, तो 0 1, तो ये नॉट गेट 1, ये नॉट गेट 0 0 1 इनपुट होने पे 1 0 इनपुट होने पे 1 1, तो यहां 1, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे इस केस में भी आप देखना 1 आ जाएगा, ये केस में करके आपको दिखाता हूं, दोनों 1 दोनों 1, तो यहां 0 दोनों 0 होने पे 1, ठीक, ये हो गया, ये ट्रूथ टेबल बन गया स्टूडेंट्स, ठीक है। समझ में आई आपको बात। अब स्टूडेंट्स आप एक और चीज यहां पे देख सकते हो, पहली चीज तो ये नोट करो आप कि ये जो हमने सर्किट्स बनाए हैं तीनों में सिर्फ कौन सा गेट यूज हो रहा है, NAND गेट। तीनों में सिर्फ कौन सा यूज हो रहा है गेट, NAND गेट, NAND गेट, ठीक है। ये जो सर्किट हमने बनाया NAND गेट से, वो एक्चुअली नॉट गेट का काम कर सकता है, नॉट गेट का काम कर सकता है। ये ध्यान दो आप, ये इसका ट्रूथ टेबल आपने देखा है क्या कहीं? अब ध्यान दोगे ना तो ये AND गेट का ट्रूथ टेबल है, AND गेट का, AND गेट का ऐसा ही ट्रूथ टेबल होता है। दोनों 1 होने पे ही वो 1 देता है, दोनों 1 देने पे ही 1 देता है, अदरवाइज वो 0 देता है। तो ये NAND गेट का ट्रूथ टेबल भी ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब NAND गेट को हम AND गेट को हम स्टूडेंट्स 2 NAND गेट से बना सकते हैं, AND गेट को हम 2 NAND गेट से बना सकते हैं। उसी स्टूडेंट्स आप ये देखें, ये एक्चुअली आपको दिख जाएगा कि और गेट जैसा ट्रूथ टेबल है। देखो दोनों में से कोई भी 1 हो तो ये 1 देता है, अदरवाइज 0, दोनों में से कोई भी 1 है तो ये 1 देता है। तो इसका मतलब और गेट को हम 3 NAND गेट से बना सकते हैं, 3 NAND गेट से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो NAND गेट से नॉट गेट, एंड गेट, और गेट कुछ भी बन सकता है। इसीलिए स्टूडेंट्स जो NAND गेट होता है इसको हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट, क्योंकि उससे बाकी गेट्स जो है वो बनाए जा सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एक और चीज देखते हैं स्टूडेंट्स, ये 3 सर्किट्स वो हैं जो अभी अभी हमने सॉल्व किए स्टूडेंट्स, ये 3 और है जो आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनका ट्रूथ टेबल बनाएंगे स्टूडेंट। देखो हमने क्या किया है, यहां पे जहां NAND गेट था, NAND गेट, उसके जहां पे यहां पे NOR गेट बनाया हमने, ठीक है, उसके जहां पे हमने NOR गेट बनाया, NOR गेट लगा के सर्किट बनाया। फिर से यहां पे जहां NAND गेट था, जहां NAND गेट था, उस सब जगह पे आप देखो हमने NOR गेट्स लगाए स्टूडेंट्स, NOR गेट। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमने स्टूडेंट देखा कि ये जो है वो नॉट गेट का काम कर रहा है, ये एंड गेट का काम कर रहा है, ये और गेट का काम कर रहा है। जब इन तीनों का ट्रूथ टेबल आप देखोगे उसी तरीके से, तो आप देखोगे ये नॉट का काम कर रहा होगा, ये नॉर का काम कर रहा होगा, और ये और का काम कर रहा होगा, और ये जो है स्टूडेंट्स ये एंड का काम कर रहा होगा, ठीक है। इनफैक्ट ये आपको याद रखना चाहिए, कई बार बहुत यूजफुल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से NAND गेट यूनिवर्सल गेट है, उससे ये तीनों गेट बन जाते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही नॉर गेट जो है वो भी यूनिवर्सल गेट है, क्योंकि उससे भी नॉट और एंड तीनों ही बनाए जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।